Hello everyone. In this lecture, we will be dealing with previous year examination questions for the topic vapor compression refrigeration system. We have already covered all the basics and some of the questions related to this topic. This session will be completely focused on solving problems only. So we'll start with that. तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड इन गेट आई थिंक इन 2002 और 2003. तो इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, लाइक व्हाट इज़ बीइंग गिवन एंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. तो अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग तो दिया है कि R12 रेफ्रिजरेंट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड -20 डिग्री सेल्सियस. तो ये दोनों टेम्परेचर जो दे रखा है आपका 30 डिग्री सेल्सियस दैट विल बी कंडेंसर प्रेशर, और हमारा जो -20 डिग्री सेल्सियस है दैट विल बी इवेपोरेटर प्रेशर. क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इज 0.03. तो क्लियरेंस वॉल्यूम रेशियो जो है कंप्रेसर का, जो कि VC/VS होता है, वो 0.03 दे रखा है. स्पेसिफिक हीट रेशियो ऑफ द वेपर इज़ 1.15. तो स्पेसिफिक हीट है जो वेपर का दैट इज़ 1.15 एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द सक्शन इज़ 0.1089 मीटर क्यूब पर केजी. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द सक्शन मीन्स एट 0.1, जहाँ पे कंप्रेसर आपका सक्शन का प्रोसेस करेगा. अदर प्रॉपर्टीज एट वेरियस स्टेट्स आर गिवन इन द फिगर. फिगर में आपको एंथैल्पी और प्रेशर के पॉइंट्स दे रखे हैं कि 0.1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे कितनी एंथैल्पी होगी, और व्हाट विल बी द कंडेंसर प्रेशर एंड इवेपोरेटर प्रेशर. So the question is to realize 2 tons of refrigeration, the actual displacement rate considering the effect of clearance is. तो इस क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ है कि हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट रेट है मीन्स द टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज़ बीइंग आस्क्ड. तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वी कैन राइट इट इन 2 ways, 1 + C - C, P हायर बाई P लोअर टू द पावर 1/n. एक तो ये हो गया, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है दैट विल बी एक्चुअल सक्शन वॉल्यूम बाय टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम. तो ये आपको निकल जाएगा दैट विल बी मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर, और ये जो है आपका VS जो टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम है ये आपको निकालना है. तो विल प्रोसीड विद दैट. अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखें अगर, तो सबसे पहले हमारा फिगर से वी कैन नोट डाउन द ऑल द इंथैल्पीज एट द पॉइंट्स कि 0.1 पे हमारा 176 किलो जूल पर केजी है, 0.2 पे हमारा 207 है, दिस इज़ फॉर 0.2, दिस इज़ फॉर 0.1, और 3 and 4 सिंस दे आर आइसेंथैल्पिक प्रोसेसेस तो 3 और 4 की एंथैल्पी हमारी बराबर हो जाएगी. कैपेसिटी 2 टन दे रखा है तो दैट वी कैन कन्वर्ट इन किलोवाट, दैट विल बी 7 किलोवाट. गामा यानी स्पेसिफिक हीट का रेशियो दे रखा है आपको 1.15, एंड सी द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इज गिवन एज 0.03. आपका हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर भी दे रखा है यहाँ पे. तो सबसे पहले वी नीड मास फ्लो रेट. तो मास फ्लो रेट हमको कहाँ से मिलेगा? मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दैट विल बी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, वी नो दैट. तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हम लोगों को फ्रॉम 0.1 to 0.4 होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय सब्सट्रैक्टिंग H1 - H4. उसके बाद जो है वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी. तो मास फ्लो रेट यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 0.063 kg/s. अब हम लोगों को क्या करना है, सिंस वी नो हाउ टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वी कैन फाइंड इट यूजिंग दिस फार्मूला. तो इसमें आपको C भी दे रखा है, दोनों प्रेशर्स भी दे रखे हैं, एंड दिस स्पेसिफिक हीट रेशियो इज ऑल्सो गिवन. तो यहाँ से जब आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो दैट विल बी 0.9091, दैट मीन्स 90%, 91% अराउंड आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है. अब इसको आप इक्वेट कर देंगे हमारे दूसरे वाले फार्मूला से विच वाज मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर बाय टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम.
तो मास फ्लो रेट आपने निकाला है यहाँ पे 0.063, यू नो द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये भी आपने निकाला है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर. तो वी कैन इक्वेट एंड वी कैन गेट द आंसर एज 7.54 into 10⁻³ meter cube per second. So this was the question asked in GATE. And moving on to the next question. दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट यूजिंग इंटरकूलिंग इन मल्टीपल स्टेज कंप्रेशन सिस्टम. अगर हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम में अगर इंटरकूलिंग यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस और डिफरेंट पैरामीटर्स. तो ऑप्शंस आपके पास हैं. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन घटेगा, मैक्सिमम साइकिल टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, या ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग पीवी डायग्राम देखें तो सपोज हम लोगों को कंप्रेशन करना है 0.1 से 2, दैट इज़ फ्रॉम अ सिंगल स्टेज पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर हम लोग इसी में बीच में इंटरकूलर यूज़ कर लें, इसी क्वेश्चन में सपोज वी आर यूजिंग इंटरकूलर, तो क्या होगा कि हमारा इंटरकूलर जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर घटाएगा. तो दिस पॉइंट विल बी, सपोज दिस पॉइंट इज़ 3 एंड आफ्टर दैट अगेन कंप्रेशन विल हैपन. तो ये हमारा पॉइंट 4 हो जाएगा. तो वी नो दैट द एरिया ऑन द पी एक्सिस अंडर द कर्व विल गिव द वर्क आउटपुट और यू कैन से वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर. तो अगर पहले केस में देखें इन द केस ऑफ सिंगल कंप्रेशन तो हमारा टोटल एरिया हमारा ये हो जाएगा. बट अगर इंटरकूलर यूज़ करने के बाद अगर हम देखें तो हमारा एरिया दिस विल बी आवर एरिया ओनली. तो ये वाला जो एरिया है हमारा, दिस एरिया इज सेव्ड. तो हमारा वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो रिड्यूस होगा. सो दिस आंसर इज करेक्ट. अब एक ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव भी है, तो वी कैन क्रॉस चेक अदर ऑप्शंस टू. तो अगर हम देखें कि हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा या नहीं, तो वी कैन सिंपली सी दैट कि हमारा जो इंटरकूलर है दैट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन. तो इसको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अगर हम VCRS प्लॉट करें तो इसको जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वाला प्रोसेस है इससे कोई मतलब नहीं है. तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर विल बी बी ओनली. नो नीड टू चेक दिस ऑप्शन. और अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो यू कैन डायरेक्टली टिक दिस आंसर, क्योंकि थ्योरी में यू हैव स्टडीड दिस टॉपिक एंड आई हैव ऑल्सो कवर्ड दिस क्वेश्चन इन द थ्योरेटिकल पार्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम में को हम लोग कब कब यूज़ करेंगे. मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर यूज्ड व्हेन. तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो अगर हम लोग गौर से इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ऑप्शंस है कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर लिफ्ट इंक्रीजेज, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर लिफ्ट डिक्रीजेज, रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड डिफरेंट टेम्परेचर्स, रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज लार्ज. तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वी कैन सी दैट कि हमारा जो मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा इवेपोरेटर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर लिफ्ट यानी जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर लिफ्ट अगर इंक्रीज़ करेगा हमारा सिंगल स्टेज सिस्टम के लिए तो हमारा COP घटता जाएगा. तो दैट्स वाई वी यूज़ मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम. तो इसलिए दिस आंसर इज़ करेक्ट. ऑल्सो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इस बार से गेट में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी हैं. तो इन द अगर आप दूसरे को ऑप्शंस को देखेंगे तो ये तो नहीं होगा आपका, क्योंकि द फर्स्ट ऑप्शन वी नो दैट व्हेन इट इंक्रीजेज रिक्वायर्ड टेम्परेचर लिफ्ट तभी हम मल्टी स्टेज वेपर्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं. जब हमारा कम होता है टेम्परेचर लिफ्ट तो सिंगल स्टेज सिस्टम से ही काम चल जाता है. तो अगर तीसरा ऑप्शन हम लोग देखें तो रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स,
ये भी एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, क्योंकि सपोज़ कीजिए हम लोगों को एट सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क, जैसे कि अगर डेयरी प्लांट है तो उसमें हम लोगों को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मटेरियल्स को स्टोर करना होता है। जैसे अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क हम लोगों को अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना होगा। बट अगर हम लोग आइसक्रीम की बात करें तो वी विल हैव टू स्टोर इट एट इवन लोअर टेम्परेचर, दैट मीन्स एट -20 -25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें स्टोरेज चाहिए तो हमारा इवेपरेटर टेम्परेचर जो है यहाँ पे 2 जगह पे होगा, तो इस केस में हम लोग मल्टी स्टेज सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट। Required refrigeration capacity is large. That has nothing to do with refrigeration capacity. कैपेसिटी अगर बढ़ेगा हमारा तो हमारा सिंगल स्टेज से ही काम चल जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शंस हो जाएगा दैट विल बी ए एंड सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर हीटिंग इन VCRS साइकिल decreases increases या हैज़ नो इफेक्ट ऑन द वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। मतलब सुपर हीटिंग अगर हम कर रहे हैं VCRS साइकिल में तो हमारा जो वर्क इनपुट है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोग एक बार डायग्राम ड्रॉ कर ले, ये हमने कवर भी किया है फैक्टर्स अफेक्टिंग VCRS साइकिल में भी। तो सपोज सुपर हीटिंग इज डन एंड सपोज दिस इज अ पॉइंट वेयर सुपर हीटिंग इज नॉट डन। दिस इज 1 से 2, दिस इज 1' to 2'। तो वी नो दैट द प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। हमें पता है कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है डाइवर्ज करता है। तो जब कोई भी लाइन डाइवर्ज करेगा तो इफ़ यू ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस बिटवीन देम, तो हमारा हमेशा जो सेकेंड लाइन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट लाइन। तो हमारा वर्क जो इनपुट है कंप्रेसर का, फर्स्ट केस में 1 to 2 है, दूसरे केस में हमारा 1' to 2' है। तो 1' to 2' विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 to 2। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो सुपर हीटिंग करने से हमारा जो वर्क इनपुट होगा वो हमेशा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट, ये गेट 2020 का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गेट 2020, 1 मार्क्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कंसिडर एन आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर आपने थ्रॉटलिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से, बाकी सारे प्रोसेस अगर सेम हैं, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। COP के बारे में पूछा गया है, तो COP विल सी। सपोज दिस इज आवर VCRS साइकिल, ये हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस है 1 2 3 4। प्रोसेस हमारा 1 2 3 4 विल बी द साइकिल विथ थ्रॉटलिंग, और बाकी सारे प्रोसेस अगर सेम, अगर हमने थ्रॉटलिंग को आइसेंट्रोपिक से चेंज कर दिया तो दिस प्रोसेस विल बी 3 to 4 तो 1 2 3 4 विल बी द प्रोसेस विथ थ्रॉटलिंग, 1 2 3 4 विल बी द प्रोसेस टू विथ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो अगर इसमें देखा जाए COP जो हमारा होता है दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट 1 to 2 दैट विल बी कॉमन इन बोथ द केसेस। बट अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की बात करें तो पहले केस में हमारा 1 to 4 है और दूसरे केस में हमारा 1 to 4 है। तो हमारा 1 to 4 विल बी ग्रेटर देन 1 to 4, क्योंकि ये पोर्शन हमारा ज़्यादा है। तो 1 to 4 यानी कि हमारा जो एक्सपेंशन प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो उस केस में हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो COP हमारा ज़्यादा होगा। तो इस केस में हमारा क्या हो गया आंसर कि COP इज़ हाइयर देन दैट ऑफ ओरिजिनल साइकिल। हमारा ओरिजिनल साइकिल ये था और मॉडिफाइड साइकिल हमारा 1 2 3 4 था। तो सिंस इन द केस ऑफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज मोर, सो द COP विल बी हायर देन द ओरिजिनल साइकिल। तो हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए विल बी द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सो दिस इज अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो वी हैव बीन गिवन कि हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट -6 एंड 36। तो -6 विल बी इवेपोरेटर टेम्परेचर एंड 36 विल बी कंडेंसर टेम्परेचर। द वेपर इज 95% ड्राई एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। मतलब कि अगर हमारा ये डायग्राम है तो हमारा कहीं यहीं इसी पॉइंट से हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज, द वेपर इज 95% ड्राई एट द बिगिनिंग ऑफ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का स्टार्ट है। एंड द लिक्विड लिविंग द कंडेंसर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो 36 हमारा कंडेंसर टेम्परेचर है और कंडेंसर को लीव कर रहा है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब कि सब कूलिंग हुआ होगा। तो सब कूलिंग हुआ होगा इसका मतलब हो गया कि सपोज इफ दिस इज द साइकिल, तो अगर ये पॉइंट हमारा 36 डिग्री सेल्सियस है तो कहीं पे नीचे जाके ये पॉइंट जो होगा हमारा दैट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमारा फिर थ्रॉटलिंग स्टार्ट होगा एंड दिस विल बी द साइकिल। प्रॉपर्टी आपको दे रखा है -6 डिग्री और 36 डिग्री पे इंथैल्पीज और एंट्रोपीज के वैल्यू दे रखे हैं टेबल में। आपको निकालना है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। आप स्पेसिफिक हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द लिक्विड स्टेज इज ऑल्सो गिवन दैट इज 1.24। मीन्स आपको यहाँ पे जो CP होगा ये दिया हुआ है ताकि यहाँ पे आपको इंथैल्पी चेंज निकल जाए। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा डायग्राम यही हो गया कुछ इस तरीके का कि हमारा वेट है ये इनलेट, 0.2 हमारा अंदर होगा या बाहर, वी कैन फाइंड इट बाई इक्वेटिंग एंट्रोपी। अगर हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 से कम निकला इसका मतलब पॉइंट हमारा अंदर होगा। ठीक है। 3 पॉइंट हमारा कंडेंसर है और 3' हमारा कंडेंसर का एग्जिट है। तो 3 हमारा टेम्परेचर जो है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड फिर 4 तक हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होगा एंड 4 to 1 विल बी आवर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यही H1 - H4 इज आस्क्ड। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है 1 पे 0.95, टेम्परेचर दे रखा है 3' पे 30 डिग्री सेल्सियस। CP एट लिक्विड इज गिवन 1.24 किलोजूल पर kg केल्विन। HF1 Hg1 मतलब यहाँ का इंथैल्पी और यहाँ का इंथैल्पी दैट इज गिवन फ्रॉम इन द टेबल। HF3 भी आपको टेबल में दे रखा है। तो अगर आपको इंथैल्पी एट 0.1 निकालना है और 4 निकालना है, तो अगर 0.1 पे हम निकालें तो हम लोगों को ड्राइनेस फ्रैक्शन पता है। तो डायरेक्टली वी विल फाइंड H1 इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1 enthalpy of evaporation. So we will put all the values and we will get the enthalpy at 0.1 at 177.22 किलोजूल पर kg। अब H4 के लिए हम लोगों को H3 फाइंड करना होगा क्योंकि H3 विल बी इक्वल टू H4 बिकॉज ऑफ आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। अब H3 फाइंड करने के लिए वी नीड टू सब्सट्रैक्ट द इंथैल्पी फ्रॉम 0.3। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो इंथैल्पी एट 3' अगर देखें तो हमारा 3 और 3' के बीच में जो इंथैल्पी का गैप होगा दैट विल बी CP ऑफ लिक्विड इंटू T3 माइनस T'। T3 हमारा 36 है और T3' हमारा 30 है। CP लिक्विड हम लोगों को पता है 1.24 है। HF3 हम लोगों को टेबल से मिल जाएगा दैट विल बी द इंथैल्पी एट द सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट एट 36 डिग्री सेल्सियस। तो HF3 निकल गया तो दैट विल बी इक्वल टू H4। तो यहाँ से जो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो निकल जाएगा H1 माइनस H4 दैट विल बी 177.22 माइनस 63.1। तो ये हमारा निकल गया रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट 114.1 किलोजूल पर kg। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हमारा वर्क इनपुट निकालना है। फाइंड द वर्क ऑफ कंप्रेशन फॉर द अबव क्वेश्चन। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन के लिए वी हैव टू फाइंड H2। हम लोगों को H2 पता करना होगा दिस पॉइंट बिकॉज वर्क ऑफ कंप्रेशन इज H2 माइनस H1। H1 वी नो ऑलरेडी, H1 हमने पहले निकाला है। H1 इज 177.22 किलोजूल पर kg। H2 निकालने के लिए पहले 0.2 को हम लोगों को
डिफाइन करना होगा, मतलब वी हैव टू फाइंड द ड्राइनेज फ्रैक्शन एट पॉइंट 2. तो द स्टेटमेंट इज रिटन दैट फॉर वर्क ऑफ कंप्रेशन वी हैव टू फाइंड H2 and for that we have to find X2, that is dryness fraction at 2. So what we will do is to equate entropy at point 1 and 2, because 1 and 2 हमारा जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा. इसके हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे X2 निकाला है, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन एट 2. तो हमारा S1 हो जाएगा SF1 प्लस X1 SG1 माइनस SF1, और S2 हमारा SF2 प्लस X2 SG2 माइनस SF2. तो यहाँ से हम लोग X2 निकाल सकते हैं. X2 विल बी 0.9696. इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है, अगर हम लोग देखें तो पॉइंट हमारा 2 जो है दैट विल लाई इन द वेट रीजन, क्योंकि वी हैव ड्राइनेस फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1. तो हम लोगों को X निकल गया, तो वी कैन फाइंड द H2 एट द पॉइंट. H2 विल बी नथिंग बट HF2, और ये HF2 क्या हो जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस वाला हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन वाला. Hg2 एंड HF2 वी कैन यूज द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. हमने X2 निकाला है, तो यू विल फाइंड द H2 एज 197.8 किलो जूल पर kg. So we can find work of compression by subtracting H2 minus H1, that will be 20.58 kilojoule per kg. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप है. अब इस क्वेश्चन में हमने द क्वेश्चन इज गिवन एज द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट्स विदिन -10 एंड 45. तो -10 जो है आपका कंडेंसर प्रेशर हो गया, और सॉरी -10 जो है आपका इवेपोरेटर प्रेशर हो गया, और 45 जो है वो कंडेंसर प्रेशर हो गया. रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड एट द एंट्री ऑफ कंप्रेसर, मीन्स कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा दिस विल बी द इनलेट टू द कंप्रेसर, तो वो ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे होगा. एंड अटेन्स 102 डिग्री सेल्सियस आफ्टर कंप्रेशन. जो हमारा पॉइंट ये होगा दैट पॉइंट विल बी 102 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट द एंट्री ऑफ थ्रॉटल वाल्व भी 35 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पे अगर कंडेंसेशन हुआ होगा एट 45 डिग्री सेल्सियस, बट हमारा एंट्री जो है वो थ्रॉटल वाल्व में 35 डिग्री सेल्सियस पे. इसका मतलब ये सब कूलिंग हुआ होगा एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. तो अगर ये पॉइंट हमारा 45 है, तो ये पॉइंट 45 है, तो नीचे वाला पॉइंट हमारा 35 डिग्री सेल्सियस होगा, और यहाँ से हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा. सो द प्रॉपर्टीज एट बोथ द टेम्परेचर्स आर गिवन. स्पेसिफिक वॉल्यूम भी दे रखी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी भी दे रखी है. तो मूविंग ऑन टू द प्रॉब्लम. अब इसमें वी कैन सी द डायग्राम. हमारा जो पॉइंट 2 है दैट इज़ 102 डिग्री सेल्सियस. पॉइंट 5 जो है वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है आफ्टर सब कूलिंग. ये कंडेंसर और इवेपोरेटर का टेम्परेचर आपको पता है 45 और -10 है, और दोनों पे आपके टेबल में सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं. तो फॉर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी फ्रॉम 6 to 1. तो H1 माइनस H6 हमारा जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो जाएगा. तो H1 डायरेक्टली आपको टेबल से मिल जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन. H6 के लिए हम लोगों को H5 निकलना होगा, क्योंकि H5 इक्वल टू H6 बिकॉज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है. और H5 के लिए वी नीड टू फाइंड H4, क्योंकि H4 निकालेंगे तो वहाँ से हम लोगों को H4 में से दिस एंथैल्पी विल बी डिक्रीज्ड एंड विल गेट H5. तो H1 दे रखा है, H6 इक्वल टू H5, एंड H4 भी आपको टेबल से मिल जाएगा. सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो 45 डिग्री सेल्सियस पे जो एंथैल्पी होगा. तो H4 माइनस 5 H5 वी कैन राइट CP ऑफ लिक्विड T4 माइनस T5. T4 आपको पता है 45 है, T5 आपको पता है 35 है. H4 आपको टेबल से मिल जाएगा, H5 आपको निकालना है. तो H5 यहाँ से निकल जाएगा 116.8 किलो जूल पर kg विच विल बी इक्वल टू H6. तो आपको H1 पता है और H6 पता है, तो वी कैन फाइंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एज H1 माइनस H6 343.9 किलो जूल पर केल्विन. सिमिलरली इसी क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड COP. तो COP के लिए हम लोगों को वर्क इनपुट निकालना होगा. वर्क इनपुट के लिए वी हैव टू फाइंड एंथैल्पी एट पॉइंट 2. तो पॉइंट 2 पे एंथैल्पी निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड द CP ऑफ वेपर, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं H2 हमारा कैसे निकलेगा, H3 प्लस CP ऑफ वेपर T2 माइनस T3.
H2 इक्वल टू H3 प्लस Cp ऑफ वेपर T2 माइनस T3। तो Cp ऑफ वेपर नहीं पता है तो Cp निकालने के लिए वी कैन इक्वेट द एंट्रोपी एट पॉइंट 1 एंड 2 बिकॉज इट इज़ एन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो S1 जो हो जाएगा हमारा दैट विल बी नथिंग बट Sg1, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस पे Sg जो होगा यानी सेचुरेटेड वेपर लाइन का एंट्रोपी। और S2 जो हो जाएगा वी कैन राइट S3 प्लस Cp ऑफ वेपर या गैस इंटू ln T2 बाई T3। यही Cp ऑफ गैस वी हैव टू यूज हेयर। तो वी नो दिस Sg1 Sg2 फ्रॉम द टेबल वी कैन यूज। T2 आपको पता है 102 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इन केल्विन। और T3 आपको पता है दैट इज़ 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45 प्लस 273 दैट विल बी इन केल्विन। तो यहाँ से आपको Cp निकल जाएगा गैस का दैट विल बी 1.06 किलो जूल पर kg केल्विन। तो यहाँ से आप लोग H2 निकाल सकते हैं। H2 इज़ नथिंग बट S3 प्लस Cp इंटू T2 माइनस T3। तो Cp आपको पता चल गया है, S3 आपको टेबल से मिल जाएगा दैट विल बी Hg एट 45 डिग्री सेल्सियस 483.6 एंड यू नो द टेम्परेचर्स 102 एंड 45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपको H2 निकल गया। तो वर्क इनपुट अगर आपको देखना है तो वर्क इनपुट विल बी नथिंग बट H2 माइनस H1। H1 हमने पहले टेबल में देखा है, यू कैन यूज इट फ्रॉम टेबल 460.7। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अभी हमने निकाला है पहले 343.9 यहाँ पे। तो COP विल बी नथिंग बट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बाई वर्क इनपुट, तो वी विल गेट द COP एज 4.127। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम विथ लिक्विड सब कूलर इज यूज टू। मतलब कि अगर हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, सपोज दिस इज द सब कूलिंग डन। तो रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम हम सब कूलर के साथ क्यों यूज़ करते हैं? पहला पॉइंट है हमारा प्रिवेंट द लिक्विड एंट्री ऑफ लिक्विड इनटू कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ है, इसको सब कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो दिस वोंट बी द आंसर। प्रिवेंट फ्लैशिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट अहेड ऑफ लो स्टेज एक्सपेंशन डिवाइस। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन होता है तो अगर हम सब कूलिंग नहीं करेंगे तो दिस विल बी द प्रोसेस। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा बहुत सारा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करें तो द ड्राइनेस फ्रैक्शन विल बी मोर एट दिस पॉइंट। इसका मतलब मैक्सिमम लिक्विड जो है रेफ्रिजरेंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू वेपर, बट इस पॉइंट पे अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारा काफ़ी कम पोर्शन वेपर में कन्वर्ट हुआ है, मैक्सिमम पोर्शन इज इन लिक्विड। तो हम लोग सब कूलिंग अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन के बाद हमारा सैचुरेटेड लिक्विड हो, हमारा जो आउटलेट ऑफ एक्सपेंशन या थ्रॉटल वाल्व कहिए। तो हम लोग जो सब कूलर यूज़ करते हैं उसका एक मेन पर्पस यही है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वो फ्लैश ना हो जाए, मतलब वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होना दैट मीन्स दैट पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट विल बी इनइफेक्टिव। और वेपर में कन्वर्ट होना मतलब वी हैव टू यूज़ फ्लैश चैम्बर फॉर सेपरेटिंग। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं और रेफ्रिजरेंट लिक्विड सब कूलर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड है वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो एट लो स्टेज। तो दिस विल बी द आंसर। रिड्यूस वर्क कंप्रेशन प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, सो दिस विल बी द बी विल बी द आंसर। सो these kind of questions can be asked into GATE as well as IES objectives। और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 they can be asked in subjectives in engineering services examinations। So thank you very much।